नाजरीन, हमारे चैनल का नाम है लाइफ विद डॉक्टर कमर और आपका होस्ट लुकमान आपसे मुखातिब है। हमारे चैनल का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को सेहत के मसाइल बारे अवेयरनेस दी जाए, शऊर दिया जाए और ऐसे मामलात डिस्कस किए जाएं जिनका ताल्लुक इंसानी जिस्म के साथ है, जिसमें इंसानी को लाहक होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र भी हम अपने इस चैनल पर करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इन बीमारियों की वजूहात और इलामात क्या हैं और इनसे बचाव कैसे करना है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है टाइफाइड और इस प्रोग्राम में हम इस बीमारी की इलामात और वजूहात डिस्कस करने के साथ इसके मुतल्लिक जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और हमारे माहिर डॉक्टर साहब आपको इस बीमारी का इलाज भी बताएंगे। इन मामलात को डिस्कस करने के लिए हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर कमर अहमद शहजादा साहब। डॉक्टर साहब, आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। लुकमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने एक बार फिर मुझे इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। नाजरीन, आपको सलाम अर्ज़ है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और आप हमेशा खुश खुर्रम और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते रहें। और हमारा ये प्रोग्राम भी इन्हीं सिलसिलों की एक कड़ी है कि हम चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी के बेहतरीन असूलों के बारे में अवेयरनेस दें, जिससे आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में मदद हासिल कर सकें। डॉक्टर साहब, चूँकि आपको पता है कि हमारा आज का प्रोग्राम टाइफाइड के हवाले से है और आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि टाइफाइड बीमारी क्या है और हमारे जिस्म में कैसे दाखिल होती है। और लुकमान साहब, आपने बहुत अच्छे सवाल किए कि टाइफाइड बीमारी क्या है और ये कैसे होती है और आपके जिस्म में कैसे दाखिल होती है। टाइफाइड का जो है एक बैक्टीरिया, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये साल्मोनेला टाइफाई उसको हम कहते हैं, और दूसरा है साल्मोनेला पैराटाइफाई। दोनों तरह के ये बैक्टीरिया जो हैं ऑलमोस्ट जब बॉडी में दाखिल होते हैं तो एक ही तरह के सिम्टम्स पैदा करते हैं, जिसको हम टाइफाइड कहते हैं। और जो पैराटाइफाइड है उसको भी हम टाइफाइड के तौर पे ही ले सकते हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट जब पेशेंट आता है एक ही तरह के होते हैं, लेकिन टाइफाइड के थोड़े से सिम्टम्स जो हैं वो सीवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब इसकी ट्रांसमिशन की तरफ आएंगे कि ये किस तरह आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होता है और एंटर होता है। वो दो तरह के वजह से, वो एक तो गंदा पानी अगर आप कहीं से पी लेते हैं तो उस वजह से हो सकता है गंदा पानी जिसमें ये जरासीम पाया जाता है, और दूसरा ये ऐसी जगह से अनहाइजेनिक फूड अगर आप यूज़ कर लेते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो अंदर जाने के साथ आपको टाइफाइड हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि हम लोग, बहुत से लोग हैं, हम एक दूसरे की तरफ देख के खाना बाहर से खा लेते हैं कि भाई वो लोग तो खाना बाहर से खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, और हम बाहर से खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। बहुत से लोग हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं और अपनी डाइट को वो हज़म करना जानते हैं, जिस तरह पुराने वक्तों में लोग कहते थे कि पत्थर हज़म लकड़ हज़म वाली बात है। तो उनको हर तरह से उनकी बॉडी, उनका स्टोमक, उनका लिवर, उनकी इंटेस्टाइन्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो सारी चीज़ें आप की हज़म कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। अगर उनमें ये जरासीम अगर जाता है तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है और उनको बहुत बुरे तरीके से बीमार कर सकता है। तो तीसरी बात इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट दो तरह के तरीक़ों से होता है। एक तो स्टूल के ज़रिए और दूसरा है ये कि आपके गंदा पानी पीने की वजह से। और वो इस तरीके से होता है कि जब एक ऐसा पेशेंट जिसको टाइफाइड हो गया है, उसके स्टूल और यूरिन में ये बैक्टीरिया एक्सक्रीट होगा। तो इस वजह से याद रखें कि कोई ऐसा पेशेंट जिसको टाइफाइड हो गया है, उसको अवॉइड करें कि वो फूड हैंडलिंग ना करे, और घर में भी जो है फूड सर्व ना करे, पानी सर्व ना करे, और हाथ बहुत एहतियात से धोए बिल्कुल भी। और क्योंकि उसके जो यूरिन में और उसकी फीसिस में, उसके स्टूल में वो बैक्टीरिया आएगा,
और वो खुदा ना खास्ता किसी दूसरे के जिस्म में भी दाखिल हो सकता है। तो अवॉइड हैंडलिंग फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मामले में, कि आप किसी ऐसे पेशेंट को बिल्कुल भी फूड हैंडलिंग के लिए यूज़ ना करें जिसको टाइफाइड हो है और उसका अभी बॉडी में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई फरमाई कि टाइफाइड के जरासीम जिस्म में दाखिल कैसे होते हैं और हमें किन चीज़ों से एहतियात की ज़रूरत है। हमारे नाजरीन को ये बताएं कि टाइफाइड की सिम्टम्स यानी अलामात क्या होती हैं और हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी को टाइफाइड हो गया है। जी जी लुकमान साहब, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि इसके आगे सिम्टम्स क्या हैं। जब टाइफाइड का पेशेंट कोई भी हमारे पास आता है तो वो बड़ा मिक्स सिम्टम्स होते हैं। शुरू में किसी भी बुखार का हमें पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन टाइफाइड का जो बुखार होता है उसमें स्टार्ट में बुखार उसको होता है, उसके साथ ड्राई कफ होती है और बास पेशेंट्स का पेट भी ख़राब हो जाता है, लूज स्टूल आना शुरू हो जाते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशंस हो जाती है और किसी के पेट में सीवियर पेन होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटेस्टाइन का फीवर है और स्टार्ट में कुछ लोगों का पेट ख़राब होने की वजह से अमूमन ये बुखार जो है टाइफाइड में बिगड़ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है इसमें। और इसी तरह मसल्स पैरास बहुत ज़्यादा खिंचाव बहुत ज़्यादा मसल्स में होता है, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं उनको और सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, गला भी ख़राब होता है। तो ये बेसिकली तो ये नॉर्मल सिम्टम्स लग रहे हैं कि किसी भी बुखार के, मौसमी बुखार के हो सकते हैं। लेकिन अगर ये परसिस्ट करते हैं 3 से 4 दिन तक और बुखार नहीं उतरता तो हम जो है इसको टाइफाइड भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट करने के बाद। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि टाइफाइड की बीमारी में किस किस्म के टेस्ट होते हैं। क्या ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है या किसी और तरीके से हम इस बीमारी की तशखीस कर सकते हैं। जी जी, उसमें मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि इसी तरफ मैं आ रहा था लुकमान साहब कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है इसमें स्टूल कल्चर है, यूरिन कल्चर है और ब्लड कल्चर है। ठीक है, ब्लड कल्चर इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट हम इसको कहते हैं और स्टूल को भी। अगर इनके कल्चर और सेंसिटिविटी करने के बाद अगर हमें यह मालूम हो जाए कि इसमें टाइफाइड का जरासीम मौजूद है तो उसको हम कंफर्म करके उसकी हम ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ एक टेस्ट आता है, एलाइजा में होता है, वो भी ब्लड में होता है। इसमें आईजीजी और आईजी हम चेक करते हैं। उसमें हम चेक करते हैं कि उसको भी रिसेंटली बुखार हुआ है टाइफाइड का या पुराना इसको बुखार के जरासीम इसमें मौजूद थे। ठीक है, तो दोनों तरह से हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं। और तीसरा जो चीज़ है टाइफीडॉट और विडाल टेस्ट, ये अब थोड़ी सी पुरानी मेथड्स हो चुके हैं और इसमें इतने सिग्निफिकेंट नहीं रहे क्योंकि इनमें फॉल्स जो हैं वो पॉजिटिव आ जाते थे, इसलिए हम इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते डॉक्टर्स और आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होते पूरी दुनिया में ये। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ब्लड कल्चर होता है। लेकिन उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि बहुत से पेशेंट खुद से मेडिकेशन लेके आ जाते हैं एंटीबायोटिक, और हम जब ब्लड कल्चर करवाते हैं तो उसमें फिर वो बैक्टीरिया पॉजिटिव नहीं आता। तो ब्लड कल्चर करवाने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 3 से 4 दिन कोई भी एंटीबायोटिक पेशेंट ने ना ली हो और उसके बाद उसका कल्चर करवाया जाए तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इन टेस्टों की वजाहत की। हमारे नाजरीन ये भी लाजमी जानना चाहेंगे कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट क्या है, हम कैसे इलाज कर सकते हैं। जी जी लुकमान साहब, इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। ट्रीटमेंट इसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आजकल बहुत सी मेडिसिन आ गई हैं जो बड़ा ही बेहतरीन जिनसे इसकी ट्रीटमेंट होती है टाइफाइड बुखार की, और उसमें सबसे जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप इसको सुबह शाम दे सकते हैं। बच्चों में भी ये अब दी जाती है। शुरू में ये क्यूनोलॉन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी, लेकिन अब
टाइफाइड में हम वो भी देते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्टर पसंद करते हैं उसमें इंजेक्टेबल थेरेपी आती है, सेफ्ट्रैक्सोन, जो रोसिफिन के इंजेक्शंस जो ब्रांड नेम है उनका, वो भी लगाई जाती है। तो इस तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन में जो है वो टैबलेट सिप्रोक्सिन के नाम से आती है, जो बच्चों में भी दी जा सकती है और बड़ों में भी दी जा सकती है। तो उसमें जो है अमूमन जो 40 किलोग्राम के से ज़्यादा के जो लोग होते हैं उनमें हम 500 मिलीग्राम सुबह शाम देते हैं और 14 दिन के लिए उसको दी जाती है। और उसमें कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं, अगर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी हो चुकी है इन मेडिसिन की, तो इसलिए अब कुछ डॉक्टर जो है अजिथ्रोमाइसिन के नाम से जो एजोमैक्स आता है, वो भी टाइफाइड में बड़ी ज़बरदस्त रिकमेंडेशंस के तौर पर यूज़ की जाती है। और वो भी आप वो उसमें यह है कि वो 7 डेज़ उसकी रिकमेंडेशन है, वो अगर आप सुबह शाम यूज़ करें 250 मिलीग्राम, एक कैप्सूल सुबह एक शाम 7 दिन के लिए, तो कम्प्लीटली एरेडिकेट हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं। तो इसमें इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो इसकी इंटेस्टाइनल परफोरेशन है। जो इंटेस्टाइन्स में होल्स हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर इसकी ट्रीटमेंट टाइमली ना की जाए तो इसके साथ फिर वो सेप्सिस भी हो जाती है, सेप्टिसीमिया, पूरी बॉडी में आपके जहर फैल सकता है खुदा ना खास्ता, और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है जिसमें दिमाग की झिल्ली की सोजिश हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा तो खैर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बन जाती है बॉडी में अगर खुदा ना खास्ता जिस्म में इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए। मोहतरम नाजरीन, हम प्रोग्राम को समेटने की तरफ जा रहे हैं और डॉक्टर साहब से इस मौके पे ये पूछना है कि वैक्सीन का टाइफाइड के बचाव में क्या रोल है और ये लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। जी जी लुकमान साहब, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि आखिर टाइफाइड की वैक्सीन्स का टाइफाइड के बचाव में क्या रोल है और क्या हमें वैक्सीन्स लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो इसके लिए मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि आपको सबसे पहले तो अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। आप बॉयल वाटर यूज़ करें और हाइजेनिकली फूड यूज़ करें, और बाहर अगर मजबूरन आपको खाना पड़ जाए तो किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जिसमें आपको 100% श्योर हो कि यहाँ का खाना बिल्कुल साफ़ सुथरा है और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, यहाँ पे पानी का भी और खाने का भी। और कोशिश करें कहीं पे भी ठंडा खाना ना खाएं, गर्म खाना कोशिश करें आपको मिले और आप इसको इस्तेमाल करें। तो वैक्सीन कुछ लोग जो हैं वो इस वजह से भी उनको लगानी ज़रूरी पड़ जाती है कि बहुत ज़्यादा एहतियात के बावजूद भी हर साल उनको टाइफाइड होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद भी है, लेकिन 100% उसकी भी इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। 70% इफ़ेक्टिवनेस है, और वो वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है तो उनको बार बार टाइफाइड बुखार हो सकता है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इसका 100% क्योर रेट है इस वैक्सीन का। तो अब जो है, पहले तो ये पॉलीसेकेराइड वैक्सीन यूज़ की जाती थी पाकिस्तान में, और उसका जो इफेक्टिवनेस थी 70% थी। अब ये कॉन्जुगेट वैक्सीन अब लॉन्च कर दी गई है और ये ईपीआई प्रोग्राम में भी शामिल कर दिया गया है, यानी बच्चों की जो पैदाइशी टीके लगेंगे और 1.25 साल का जब बच्चा हो जाएगा 15 माह का, तो उस वक्त ये वैक्सीन हर बच्चे को लगा दी जाएगी। तो उससे भी काफ़ी इसके बचाव में जो है हमें मदद मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है, और इस पर मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकेगा टाइफाइड बुखार को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी मसरूफियत से कीमती वक्त दिया और हमारे नाजरीन को बताया तफसील के साथ कि टाइफाइड क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी हम तशख़ीस किस तरह करवा सकते हैं और इसका इलाज क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लुकमान साहब, थैंक यू सो मच आपका। आपने एक बार फिर बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम कंडक्ट किया लोगों की अवेयरनेस के लिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आके मैं एक ऐसा प्रोग्राम का हिस्सा बनता हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम मुफीद लगा होगा। अगर आपके जहन में सेहत के मतलब कोई सवाल है
तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल मैसेज कर दें। हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से इस सवाल को डिस्कस करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।